हेलो, गुड इवनिंग सभी को। हमने पार्ट 1 में जो भी स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के उसको कवर कर लिया था। अब इसके थोड़े बहुत जो विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। फिर आज की वीडियो में इस सभ्यता को हम यहाँ ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस जो सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो था नगर निर्माण योजना। विश्व की अन्य समकालीन यानी कि उस समय की इस सभ्यता की ही समकालीन जो भी सभ्यता थी उन सभी सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी ये नगर निर्माण योजना इसकी जो थी, क्योंकि इसके जैसा जो भी निर्माण था ना वो और किसी और विशेषताओं सभ्यताओं में नहीं देखा गया है। जैसे मेसोपोटामिया था उस समय, मिस्र की सभ्यता थी, वहाँ भी इतना अच्छा नगर निर्माण योजना नहीं था। इस सभ्यता के नगरों के निर्माण में एक रूपता देखने को मिलती है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, यानी कि सब एक जैसे ही थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा आदि स्थलों से एक ही प्रकार के नगर निर्माण योजना के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो प्रत्येक नगर था वो नदी के किनारे बसा हुआ था। प्रत्येक स्थलों से पकाई गई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नगरों का जो निर्माण था वो चेस बोर्ड ग्रिड पद्धति पर हुआ था और जो नगर थे वो व्यवस्थित एवं नियोजित थे। नगरों का जो सिंधु नगर था ये 2 भागों में विभक्त था। इसको हमने पहले भी देखा था, सारे जो स्थल हम पढ़ रहे थे दोबारा देख लेते हैं कि 2 भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था ये देखें तो पूर्वी टीला के कंपेयर में ये थोड़े ऊंचाई पर बने थे और छोटे थे, और इसी पश्चिमी टीला पर भी दुर्ग भी स्थित था। दुर्ग जो जिसके मतलब किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त है, यानी दुर्ग के किनारे दीवारें, मजबूत दीवार चलाई गई थी सुरक्षा के लिए। प्रशासनिक और जो भी सार्वजनिक भवन होते थे वो पश्चिमी टीला यानी कि थोड़ी ऊंचाई पर ही ये बने होते थे। और जो पूर्वी टीला था ये इस पूर्वी टीला पर नगर स्थित थे। ये बड़ा होता था, इसमें श्रमिक, शिल्पकार, सामान्य नागरिक, कारीगर रहते थे। और सिंधु सभ्यता 2 भागों में विभक्त थी, लेकिन इसके अपवाद हैं धौलावीरा, क्योंकि ये 3 भागों में विभक्त था। इसको हमने पहले भी देखा था कि 3 भाग इसके कौन कौन थे। तो एक तो दुर्ग था, फिर दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला नगर। और किलेबंदी के साक्ष्य जो मिले हैं वो एक जगह से बस नहीं मिलते हैं, वो है चन्होदड़ो। तो ये अपवाद को आप याद रखेंगे, अपवाद ही पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में। नेक्स्ट देखते हैं सड़कों का प्रबंधन, देखते हैं कि कैसा था। जो सड़कें थीं वो पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख सड़क थी जो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसको प्रथम सड़क या राजपथ की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं नालियों का प्रबंधन कैसा था। तो सिंधुकालीन नगरों में जो जल निकास की योजना थी वो अत्यधिक उच्च कोटि की थी। जो प्रत्येक सड़क होती थी और जो गलियां थीं वो दोनों तरफ पक्की ईंटों की नालियां बनी हुई थी, और जिससे होकर जो नगर का पानी था, गंदा पानी, वो निकल जाता था। और जैसे कि जो मकान की नालियां थी वो एक बड़ी नाली से मिलती थी, फिर जो ये बड़ी नाली होती थी वो सार्वजनिक नाली से मिलती थी। और जगह जगह देखें तो मेन होल भी बने होते थे उसकी साफ सफाई के लिए। और जो उस समय की जो नालियाँ थी ना उसमें ढलान होती थी और वो नालियाँ ढकी भी होती थी, जबकि आजकल की नालियाँ आप देखेंगे उतनी अच्छी नहीं होती हैं। मैंने कई जगह देखा है जो नालियाँ बनी होती हैं वो एकदम मतलब इक्वल होती हैं हर जगह पे, उसमें कोई ढलान नहीं होती है। इसीलिए अब जो पानी होता है, जब पानी एक साथ आता है तब तो वो बहता है, लेकिन
जैसे ही थोड़ा पानी कम होता है फिर वो पानी उन नालियों में ही रुक जाता है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियां होती हैं और फिर वो ओवरफ्लो भी होता है नाली। लेकिन पहले की जो नालियाँ थी वो इस सभ्यता की उसमें ढलान थी, उसमें इजली पानी निकल जाता था और नालियाँ ढकी भी होती थी। इस सभ्यता के जो एकमात्र स्थल है कालीबंगा, वहाँ से लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य मिला है, जबकि और जो नालियाँ थी वो पकी ईंटों से बनी होती थी। भवन निर्माण योजना देखते हैं, वहाँ मकान कैसे बने होते थे। तो जो प्रत्येक मकान था इस सभ्यता का, हर मकान में एक आंगन होता था बीच में और चारों तरफ रूम होते थे यानी कि कमरे, और प्रत्येक मकान में रसोई घर, स्नानागार और शौचालय ये सब बने होते थे और अधिकांश घरों में कुएं बने होते थे। जो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा स्थल है वहाँ से प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हैं। ये दोनों स्थल याद रखेंगे कि किस मकान में मतलब किस स्थल से हर मकान में कुएं प्राप्त हुए हैं, तो वो है मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। जो मकान होती थी वो 2 या 3 मंजिला बने होते थे और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थीं, और जो सीढ़ियाँ होती थी वो ईंटों से निर्मित थी और जो छत था वो लकड़ी का बना था। मकानों के जो दरवाजे एवं खिड़कियाँ ये मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, ये गलियों की ओर खुलती थी। लेकिन इसका भी अपवाद है, वो है लोथल। इसके जो दरवाजे थे वो मेन रोड की तरफ खुलते थे और जो ईंट का जो साइज था वो चतुर्भुजाकार था। अन्नागार देखते हैं यानी कि ग्रैंडरी। तो ग्रैंडरी कहाँ थी ये हमने पहले भी देखा है कि जो सबसे बड़ी ग्रैंडरी पाई गई है वो मोहनजोदड़ो में पाई गई है और अन्य जगह भी पाए गए हैं जैसे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। और ये जो अन्नागार होते थे ये दुर्ग के बाहर स्थित होते थे। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो दुर्ग के अंदर था। तो इसको तो ऐसे भी आप याद रख लेंगे कि सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में था और दुर्ग के अंदर था। लकड़ी से जो बना हुआ अन्नागार है ये केवल हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। अब इसका हम सामाजिक जीवन देखते हैं। हड़प्पा सभ्य समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक नारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यानी कि हमने देखा है कि इस सभ्यता में कई स्थल से नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। एक तो हमने देखा था कि एक जो मूर्ति थी जो कि सिर के बल नग्न अवस्था में थी और उसकी जो पेट थी वहाँ से एक पौधा निकलता है, जिसे इसलिए उस मूर्ति को उर्वरता की देवी के प्रतीक के रूप में देखा गया था। तो जो ये समाज था वो मातृसत्तात्मक था और हड़प्पाई समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। मतलब यहाँ के 4 वर्ग तरह के मतलब समाज था यहाँ पे। एक पुरोहित वर्ग, योद्धा और व्यापारी या जो शिल्पकार जो मनके वगैरह और बट्टे वगैरह बनाते थे, और एक था श्रमिक। यानी कि जो वर्ग विषमता थी वो विद्यमान थी और ये वर्ग विषमता से हमें पता चलता है कि वहाँ दास प्रथा का भी प्रचलन में था। यानी दास प्रथा का अस्तित्व वहाँ उसके अनुमान लगाया गया है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा स्थल से सूती वस्त्रों के भी साक्ष्य मिले हैं और वहाँ से एक सुई भी मिली थी, हमने पहले देखा था। तो यानी कि उन्हें कढ़ाई और सिलाई का भी ज्ञान था। जो मोहनजोदड़ो की नारी थीं, नारियों के द्वारा काजल, पाउडर, श्रृंगार प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। और पासा इस काल का प्रमुख खेल होता था। जूनीकरण ये कच्छ की खाड़ी में है, एक ये गांव का नाम है। यहाँ से 2 विस्तृत स्टेडियम यानी कि एक बड़ा प्लेग्राउंड का भी साक्ष्य मिला है। धार्मिक जीवन देखते हैं, किसी भी मंदिर के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पूजा तो करते थे। किसकी करते थे? तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, यानी कि नेचर की ही पूजा करते थे। अलग से इन्होंने कोई मंदिर वगैरह नहीं बनाए थे। और इस सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे।
हड़प्पा सभ्यता में लिंग एवं योनि पूजा के प्रचलन के भी साक्ष्य मिले हैं। वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना जाता था और स्वास्तिक चिन्ह के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये मोहरों पे प्राप्त हुए हैं और इससे युक्त मोहरें जो मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड एवं यज्ञीय वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा के जो लोग हैं उनके द्वारा ताबीज़ पहनने का साक्ष्य है। तो ताबीज़ कौन पहनता है? वो जो आज भी प्रचलन में है, गाँव में मैक्सिमम है ये सब चीज़ें। तो यानी जो लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग भी भूत प्रेत में विश्वास करते थे। अब हम देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि मरने के बाद वो लोग कौन कौन से मतलब विधि अपनाए थे। तो उस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार की विधियों की साक्ष्य प्राप्त हैं। ये क्वेश्चन अभी बना हुआ था, आई थिंक पेट का एग्ज़ाम था या फिर लेखपाल के एग्ज़ाम में, ऐसे कोई पेपर था वनडे का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता में कितनी तरह की विधियां हैं अंत्येष्टि संस्कार की। तो 3 प्रकार की हैं और लेकिन इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दे। तो पूर्ण समाधिकरण एक था, जिसमें जो मृतक का जो शरीर होता था वो ज़मीन में मतलब पूरी उसकी बॉडी को ही ज़मीन में दफना दिया जाता था और इनको दफनाया जाता था उत्तर दक्षिण के क्रम में, यानी कि सिर जो होता था उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की ओर। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि लोथल में पूर्व पश्चिम का क्रम मिला है और हड़प्पा एवं कालीबंगा से दक्षिण उत्तर का। तो इससे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक बना हुआ था कि सिर्फ कालीबंगा का पूछा था कि वहाँ पे जो मृतक का शरीर है वो किस डायरेक्शन में लिटाया गया था। तो इसे आप थोड़ा एक बार याद रखेंगे, दक्षिण और उत्तर की दिशा में। एक कब्र में एक ही व्यक्ति दफनाया जाता था, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। लोथल में 3 समाधान मिला है, ये भी प्रीवियस ईयर ही है, और कालीबंगा में युगल समाधान मिला है, यानी कि 2 लोग एक ही कब्र में मतलब दफनाए गए थे। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या होता है कि शव को कुछ समय के लिए किसी ऐसे ही मतलब स्थान पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पे जानवर और जो भी पशु पक्षी हैं उसको खा सकें और फिर जो भी अवशेष बचता है उसको दफना दिया जाता था। आंशिक यानी कि पार्शियल, यानी कि कुछ चीज़ दफनाई गई, कुछ चीज़ को बाहर रख दिया गया। और इसका जो साक्ष्य मिला है वो बहावलपुर से मिला है। जो दाह संस्कार है और कलश समाधान, ये तीसरा विधि है। इसमें शव को जलाया जाता था। दाह संस्कार जो आज भी प्रचलित है, खास करके हमारे हिंदू धर्म में देखा गया है, तो ये तो ऐसे भी याद रहेगा। तो और इसमें भी कलश समाधान भी है कि अभी भी आप देखते हैं कि किसी की डेथ होती है तो फिर उसके बाद जो भी राख होते हैं बाद में उसको बहा दिया जाता है। तो लेकिन उस टाइम ये बहाया नहीं जाता था, दफना दिया जाता था जो भी बचे हुए अवशेष होते थे। इसका जो साक्ष्य मिला है सुरकोटदा व मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं लिपि क्या थी उस समय की। तो जो हड़प्पा लिपि थी, ये इसकी जो सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहरों पे मिले हुए हैं। यह लिपि वर्णमाली नहीं थी, मतलब जैसे आज हम पढ़ते हैं ना वर्णमाला जो है आ क ख ग ऐसे लिखित में इस तरीके से नहीं थी, वो चित्रात्मक थी, यानी कि फिगर के फॉर्म में बनी हुई थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है और पठनीय है। इसको हमने पाषाण कालीन में ही इसकी सभ्यता देखी हुई थी। और ये जो लिपि है ये दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। जो सैंधव सभ्यता का पतन हुआ था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, सिर्फ 2 ही टॉपिक थे उसको मैंने दिया है कि मतलब इसका पतन कैसे हुआ। जो पहला वाला है इसको जो UPGIC का लेक्चर का जो वो पेपर है उसमें पूछा था, और जो दूसरा वाला है ये MP असिस्टेंट की कोई पेपर थी उसमें पूछा था। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इस सभ्यता का आकस्मिक पतन जो हुआ वो आर्य आक्रमण के कारण माना जाता है, और ये इसको मानते हैं
गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। और कुछ विद्वान हैं वो मानते हैं कि इसका पतन जलवायु में परिवर्तन के कारण हो गया था कि इन लोगों ने अत्यधिक पेड़ काटने शुरू कर दिए थे, तो उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ और ये सभ्यता खत्म हो गई। इसको मानते हैं अमलानंद घोष आर.एल. स्टाइन। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होती है और नेक्स्ट हम वैदिक सभ्यता देखेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी और फ्रूटफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।